दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बीपीएससी 67 को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है, जिसमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी सेट प्रैक्टिस करवा दिया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ मैं एक और आपको न्यूज़ देना चाहती हूँ कि ये न्यूज़ है कि 67 बीपीएससी के लेकर जो 555 सीट आई थी, उसमें बीपीएससी ने संशोधित कर अब 20 सीट और 25 सीट और जोड़ दिए हैं। यानी टोटल अब 575 सीट के साथ आपकी वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। फॉर्म फिलअप करने का डेट तो पता ही था आप लोग को, 30 सितंबर से 5 नवंबर था। तो फॉर्म फिलअप आप लोग कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि देखिए, फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप करिएगा क्योंकि सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा आपको, इसीलिए अच्छे से फॉर्म फिलअप करिए। अब आपके पास सीट भी बढ़ चुकी है, 575 सीट के लिए अब बीपीएससी एग्जामिनेशन होगा 22 दिसंबर को, पीटी एग्जामिनेशन। तो चलिए, उसी को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट हम एग्जाम पॉइंट की तरफ से शुरू किया गया था ताकि आप लोग के प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा मदद हो सके। तो चलिए, और मैं आपको बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं वो उसको बंद करके बल्कि मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे। मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपका ये फ़ायदा होगा क्योंकि करंट भी उसमें ऐड रहेंगे। करंट ऐड रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता है, सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में वर्टेज करंट का है, तो करंट ऐड रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन में देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है कि नवरत्नों का संबंध किससे है। तो देखिए, नवरत्नों का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही दरबार में ये नवरत्न रहा करते थे, इसको ध्यान रहेगा। यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी ई ऑप्शन के साथ एग्जामिनेशन लेती है, यानी कि 5वां ऑप्शन ई रखा गया है और 5वां ऑप्शन में ये रखा गया है कि एक से अधिक या एक से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन आप लोग के लिए फायदा भी है और नुकसान दोनों दे सकता है, इसलिए ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तभी आंसर को टिक करिएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है। देखिए, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पूछा जा रहा है कि टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी रहते हैं उनका मुख्य धंधा क्या है। तो देखिए, कृषि, शिकार, व्यापार, पशुपालन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, मैं आपको बता देती हूँ, 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शिकार करना। शिकार पर ही उनका जीवन निर्भर रहता है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का। टुंड्रा प्रदेश के निवासी कहाँ पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। धातु क्रम, इसको ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। मुंबई में, कोलकाता में, धनबाद में, जमशेदपुर में या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 110 का तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में धातु क्रम प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थित है। अब चलिए, अगला क्वेश्चन। इस सारे के सारे जो आपके आ रहे हैं वो हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, टुंड्रा प्रदेश आपको ज्योग्राफी का था, उसके पहले आपका हिस्ट्री के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, 111 में है कि वह कौन आक्रमणकारी था जिन्होंने उत्तर पश्चिम में 800 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान भारत में पहली बार आक्रमण किया था। तो देखिए, डेट देखिए, डेट यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1200, 800 को छोड़कर 1200 पे ध्यान दीजिएगा। तो आप सबको पता है कि 1200 में उत्तर पश्चिम से आने वाला एक ही आक्रमणकारी था जो पहली बार भारत में आक्रमण किया था। तो इससे 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गजनी महमूद, यानी महमूद गजनी के द्वारा ही हमला किया गया था। 800 से लेकर 1200 ईस्वी में पहली बार ये भारत में हमला करने वाला व्यक्ति था, तो महमूद गजनी था, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मराठा के कार्यकाल में चौथ का क्या अर्थ था। देखिए, चौथ सरदेशमुख मराठा के कालक्रम में शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए, चौथ का इसमें पूछा जा रहा है कि चौथ का क्या काम था। तो देखिए, एक स्थान था, एक राजनीतिक इकाई थी, यह एक कर था, ये स्थानीय शासक था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो 112 का सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, 112 को सही आंसर आप लोग के लिए हो जाएगा ये एक कर था। क्या था? तो एक कर था, तो एक कर था। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट। देखिए, चौथ एवं सरदेशमुख, जैसे मैंने आपको बोला 2 कर लगाए जाते थे, चौथ और सरदेशमुख। तो देखिए, चौथ एवं सरदेशमुख नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ किसी भी
क्षेत्र के बर्बाद न करने के बदले दी जाती थी। सर देशमुख इसके हक का दावा करने के लिए स्वयं शिवजी इसके सर्वश्रेष्ठ देश प्रमुख प्रस्तुत करते थे। यानी कि चौथ दिया जाता था यानी कब्जा नहीं करने पर, और सर देशमुख ले जाता था यानी कि शिवाजी अपने मन से किसी भी स्थान को उसको अपने कब्जे में कर लेते थे। तो सर देशमुख चौथ 1/4 पे था और सर देशमुख 1/10 पे था, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 113 में पूछा जा रहा है। इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ा था तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ लगा था। तो देखिए इसका मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिसमें नए वर्ग अंग्रेज को खिलाफ कर दिए गए थे जबकि प्रारंभ में उनके प्रति विश्वसनीय थे। तो देखिए वो अंग्रेज के द्वारा दबाए गए थे, बिल्कुल वे व्यापार के सेवाओं में अपना अधिकार चाहते थे, बिल्कुल बी सही है। वो देखिए ये नई व्यवस्था के असंतुष्ट थे, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रपति के नव जागरण किया था, ए और डी और गलत है, बल्कि बी और सी सही है। तो एक से ज़्यादा अगर आंसर आपके सही हो जाएंगे तो ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। तो 113 का जो सही आंसर है ऑप्शन ई, इसमें ए गलत है और डी गलत है, बल्कि बी और सी सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एग्जामिनेशन में बीपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग में पूछे जाते हैं ताकि इसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप लास्ट में करिएगा। पहले आपके नंबर्स वाले, ईस्वी वाले या आपको जो पहले पता है वो आंसर करने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करिएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचा रहेगा और साथ साथ में आप एग्जामिनेशन हॉल में आपकी जो घबराहट रहेगी वो कम हो जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहीं पे है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से नरमपंथी की मांग नहीं थी। तो देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी मार्क कर दिया है। मैंने आपको कहा था जब भी नहीं रहे या कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो वहाँ एक मार्क कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नरमपंथी की मांग कौन थी। तो आपको पता है नरमपंथी और गरम दल दोनों आपको पता ही था। तो देखिए भारत की स्वतंत्रता था, भारतीयों के लिए अधिक रोजगार था, प्रशासन भारतीयों के लिए अधिक थी, सहभागिता थी या कुछ अयोग्यता को घटाना था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी कि भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, नरमपंथी की मांग नहीं थी। नरमपंथी की मांग ये बिल्कुल नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो आप सबको पता है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने वाले व्यक्ति एक ही थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। कब की गई थी मैं आपको बता देती हूँ, 16 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस में हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में किया गया था। और उसी टाइम 1932 में यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कर दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है। तो आपके पास अगर उद्देशिका होगा तो आपने अपने दीवार पे अगर चिपका रखा होगा, अपने स्टडी टेबल के आगे रखा होगा उद्देशिका यानी कि प्रीम्बस जो संविधान का पूरा सार बताता है। तो उसी में लिखा हुआ है कि संविधान को अंगीकृत किया गया है किसके द्वारा। तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारत को जो संविधान को अंगीकृत किया गया है संविधान सभा के द्वारा। अब प्रीम्बल्स के बारे में जो नहीं जानते मैं आपको बता देती हूँ। उद्देशिका यानी कि आप देखे होंगे सरकारी बुक वगैरह जो रहता है उसके पीछे लिखा रहता है। मैं आपको बता देती हूँ, शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे शुरू होता है। नीचे जाके अंगीकृत अधिनियम आज समर्पित करते हैं, यहाँ जाके खत्म हो जाता है। तो प्रीम्बल्स जो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो भी सिविल से यानी कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट की स्टडी टेबल के सामने एक उद्देशिका जरूर होना चाहिए, क्योंकि उद्देशिका से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। और उद्देशिका में आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कौन कौन से समानता को दर्शाया गया है, कौन कौन से धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसीलिए उद्देशिका को आप जरूर अपने स्टडी टेबल के सामने एक बार रख लीजिएगा। मैंने तो रख रखा है, आप लोग जरूर रख लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अमुख प्रस्ताव में
उद्घोषित नहीं है। देखिए देखिए आ ही गया प्रस्तावना, मैं आपकी बोल ही रही थी अभी जस्ट आपको, प्रस्तावना यानी प्रस्ताव, तो उद्घोषित नहीं है। तो देखिए अगर आपके सामने होगा तो आपको आंसर इसमें से पता चल गया होगा। तो देखिए इसका जो 17 को सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सूचियों को समावेशन संघीय सूची, राजसूची, समवर्ती सूची नहीं है। समान स्थान का अवसर के समानता बिल्कुल दिया हुआ है प्रिम्बल्स में, यानी प्रस्तावना में विचार है व्यक्ति, आस्था विश्वास के धर्म की पूजा की स्वतंत्रता बिल्कुल दिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय बिल्कुल दिया गया है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तो ये तीनों उसमें समावेश नहीं किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, संघीय सूची केंद्र बनाती है, राज सूची में सिर्फ राज्यों का ही काम किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर आपको 17 तक आएगा। तो इसमें देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अंतर आत्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म तथा प्रचार के आचरण, जबरन धार्मिक आदेशों के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक असहिष्णुता। तो देखिए 118 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सम्मिलित है। पूछा गया था धर्म का प्रचार एवं आचरण। आप धर्म के प्रचार कर सकते हैं, किसी भी आचरण को अपना सकते हैं, लेकिन आप धर्म का प्रचार करने के टाइम पे गलत तरीके से नहीं कर सकते, ये बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में। लेकिन आप कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। आप कोई भी धर्म के आचरण अपना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है। लेकिन शांतिपूर्वक आपको प्रचार करने के लिए, शांतिपूर्वक आपको कोई भी काम आप शांतिपूर्वक करने की इसमें विचार कही गई है। अगर आप उद्दंडता वाला कोई काम करेंगे धर्म के साथ, धर्म के प्रचार के जरिए, तो आपको दंडित करने का भी अधिकार संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में इसको दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ 16 से लेकर 19 तक अगर आपके पास प्रिम्बल्स होंगे, प्रस्तावना आपके सामने होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आ रहे हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन वो प्रिम्बल से आ रहे हैं आपके, यानी प्रस्तावना से पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ भी पूछा जा रहा है कि भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं है। धर्म निजी मामलों को समझा जाता है, देश का धर्म और जाति के आधार में भेदभाव नहीं कर सकता है। और ऑप्शन डी आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 119 का आपका ई हो जाएगा। बिल्कुल पहले तो देखिए डी से मैं शुरू कर देती हूँ। डी में देखिए बोला गया है किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए वहाँ भी बोला गया कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। देश धर्म और जाति आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन्हें यानी कि इनमें से सारे आंसर सही हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका डी ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है तो ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछा जा रहा है 120 में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इस सारे में से सभी कुछ था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। मैं एक करके बता देती हूँ। देखिए अर्थव्यवस्था संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, बिल्कुल सही था। इस योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई थी, बिल्कुल सही है पंचवर्षीय में। और इस योजना का जो नाम था वो पीसी महालंबिस मॉडल पे अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। और इस योजना का जो लक्ष्य था ये याद रखिएगा आपसे, पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना और सब जो पंचवर्षीय योजना किस काल में नहीं हुआ था वो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो योजना का जो लक्ष्य था 4.5 था, बिल्कुल सही है। से लेकर 4.1 का विकास की दर हासिल की गई थी, बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, इसको खत्म कब कर दिया गया, इसके बाद खत्म करने के बाद कौन सी योजना लाई गई इसके नाम पर, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, आपका पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए जैसे कि पंचवर्षीय योजना में कौन कौन योजना पूछे जाते हैं, तो मैं बताती हूँ प्रथम, द्वितीय, पंचमा और किस काल में, किस ईयर्स में पंचवर्षीय योजना को रोका गया था, ये पूछा जाएगा आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है। तो देखिए जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है भारत में, उच्च जन्म दर है, निम्न मृत्यु दर है, प्रवास है या फिर शहरी जनसंख्या विस्फोट है। तो 121 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए इसका जो हो जाएगा निम्न मृत्यु दर है, यानी कि वृद्धि योगदान में करने वाला मुख्य कारण क्या है, तो निम्न, इसमें जो 121 का सही आंसर हो जाएगा निम्न मृत्यु दर। देखिए ऐसे तो निम्न मृत्यु दर दिया गया है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग
लेकिन इसमें अगर सही आंसर देखा जाएगा तो यहाँ पे उच्च जन्म दर भी हो सकता है। इसको आप करेक्शन में रखिएगा, मैं इसका सही आंसर ढूंढ के आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तभी मुझे इस पर डाउट था। लेकिन इसमें एक जगह और क्वेश्चन इसका सही आंसर बी ही लगाया गया है, निम्न मृत्यु दर लगाया गया है, लेकिन इसको सही आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर, व्यापारिक टर्न ओवर कर, मनोरंजन तथा समृद्धि कर, मृत्यु कर, मतदान कर, सीमा शुल्क तथा उत्पादन कर, या ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से ए से अधिक। तो 122 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मृत्यु कर और मतदान कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। 2 कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष कर में मृत्यु दर और मतदान कर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाजपा के नेतृत्व करने वाला गठबंधन जिसमें केंद्र के सरकार का गठन किया, उसका नाम क्या था। देखिए, भाजपा के नेतृत्व करने वाला गठबंधन, एक गठबंधन जिसमें केंद्र और सरकार का गठन किया गया है। तो देखिए 123 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। देखिए आस्था इसके क्लास नोट्स का मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रिव्यू कर दी हूँ। अब पॉलिटी का रिव्यू मैंने इससे पहले वाले वीडियो में किया है। तो देखिए पॉलिटी वाले वीडियो में गठबंधन के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है कि गठबंधन क्या होता है, यानी कि जब भी कोई पार्टी दो से 3 जुड़ जाते हैं, कम से कम 2 जुड़ जाते हैं, तो गठबंधन में ही काम करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। गठबंधन के बारे में एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, आपका मेंस और पीटी में दोनों में काम देगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपतटीय यानी कि ऑफशोर लॉन्ड्रिंग क्या तात्पर्य है। तो देखिए अपतटीय ऑफशोर लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य क्या है। तो देखिए इन सभी में से मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल पे गहरा गड्ढा खोदना होता है। खनिज निकालने के लिए, पानी निकालना नहीं होगा, मछली पकड़ने की विधि नहीं होगी, समुद्र के बाहर खनन नहीं होगा, बल्कि खनिज को निकालने के लिए जो उथले समुद्र होते हैं उसमें गहरा गड्ढा बनाया जाता है। ये अपतटीय यानी कि इसको याद रखिएगा, ऑफशोर लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य ये होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 125 में देखिए, 125 में जो पूछा गया है कि भूमि का वह जलमग्न हिस्सा है जो महाद्वीप के समीपस्थ में 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं होता, वह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए प्रवाल द्वीप होता है, महाद्वीपीय टापू होता है, सेल्फ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 125 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महाद्वीपीय सेल्फ कहलाता है। और देखिए प्रवाल पित्ती जो है वो लक्षद्वीप को कहा जाता है। लक्षद्वीप में पूरे के 34 द्वीप रखे गए हैं, जिसमें से कोरल और शैवाल से बने हुए। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रवाल पित्ती द्वीप तो लक्षद्वीप को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसलिए मैंने मुझको बता दिया। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आपके मैथ पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, यानी पीटी एग्जामिनेशन में 150 नंबर आते हैं, 150 में से 10 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, 140 नंबर बाकी और सब्जेक्ट का रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैथ भी दिया हुआ है, तो मैथ को मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, सिर्फ आंसर बता दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके का मैथ पूछा गया है। मैं आपको बता देती हूँ, मैथ अगर आप 10th और 12th में, 10th में यानी 9th और 10th में अच्छे तरीके से मैथ पढ़े होंगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उससे हार्ड मैथ बिल्कुल भी पूछे नहीं जाते, 10th लेवल के ही मैथ पूछे जाते हैं। तो देखिए 126 में देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, आपने कई बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे 126 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए 127 में एक आपकी उम्र वाली पूछी जाती है, यानी उम्र वाला पूछा जाएगा कि पिता की उम्र इतनी है तो बेटा का उम्र उससे दुगनी है तो कितने होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और एक बार से 2 बार इसको देख लीजिएगा, ऐसे ही लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मैथ्स के। 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 128 देख लीजिए, 120 का जो हो जाएगा वो x का मान पूछा जा रहा है, तो देखिए x का मान में 28 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 में देखिए, इसमें चतुर्भुज क्षेत्रफल से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार देखिए यहाँ पूछा जा रहा है 129 का बी आंसर सही हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ ताकि आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो इसको सही आंसर आप तक मिल जाए। 30 में भी देखिए, 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 130 का वो हो जाएगा बी। फिर 31 का देखिए, एक दिया हुआ है कि परीक्षा के प्रमाण अंक के अनुसार निम्नलिखित विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इधर अंक दिया गया है, इधर पावरता दिया गया है। इसे पूछा जा कि इनमें 15 अंक से कम अंकों की संचयी संभाव्यता को क्या है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग में जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 132 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी आपका बी हो जाएगा।
फिर 133 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 134 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी डी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आप लोगों के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए आप लोग मैथ को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में, 10 ही पूछे जाएंगे और ऐसे ही हल्के मैथ्स पूछे जाते हैं। अब देखिए 135 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 135 में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग 135 का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। अब चलिए यहाँ से कुछ आ जाएगा बिहार स्पेशल क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे 136, यानी कि 10 क्वेश्चन हो चुके मैथ के। अब उसके बाद जो बाकी 150 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 136 से 150 तक, इसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बिहार भी सम्मिलित है इसमें। तो देखिए पूछा जाएगा कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आप सबको पता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो गिरिब्रज या राजगिरी थी, और राजगिरी में ही बौद्ध के प्रथम संगीति हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा महाकश्यप के टाइम पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का एक है। तो देखिए 16 महाजनपद का जो बताया जाता है बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और ये 6ठी शताब्दी के टाइम पे आए थे। तो देखिए 16 महाजनपद जो भारत में एक था, या एक कौन था, तो 137 का हो जाएगा अंग जनपद था। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असंत तोड़वा दिया। इस कथन किसने कहा था। तो ये कथन याद रखिएगा, कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं लिख लीजिएगा। मेरा आप लोग अगर मानिएगा बात तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत कम जगह पे मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जामिनेशन में पूरा चांस रहता है। तो 130 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विस्टन आयर के द्वारा ये कहा गया था कि मैं एक नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ। किसके द्वारा बनवाया गया है, तो आपके कुंवर सिंह के द्वारा बनवाया गया है। इनके बारे में बताया गया है किसके द्वारा, तो विस्टन आयर के द्वारा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार से, मैंने कहा था बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिक को हटा दिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या है। तो देखिए 1857 की क्रांति भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ जिलों में, जैसे कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में से कौन कौन जिलों में से सैनिकों को हटा दिया गया था 1857 की क्रांति के टाइम पे। 139 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शाहबाद, पटना और बिहार। तो देखिए शाहबाद, पटना, पटना नहीं, यहाँ पे जो बिहार वो मिसप्रिंट है, बिहार इसमें नहीं हो चलेगा। तो देखिए यहाँ पटना और शाहबाद में इसको हटा दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बिहार के ही सारे के सारे जिले हैं तो बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं होगा। ये शाहबाद और पटना से ही सारे सैनिकों को हटा दिया गया था 1857 के क्रांति में। अब चलिए 140 में देखिए बिहार राज्य की सीमा किस देश से स्पर्श करती है। तो आप सबको पता है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश से स्पर्श करती है, तो नेपाल से स्पर्श करती है। नेपाल से स्पर्श करती है बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों से और एक देश से लगता है। 3 राज्य कौन हो जाए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और देश हो जाएगा तो नेपाल से लगती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि 40 तक हो चुका है तो 40 के आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 40 का आगे का क्वेश्चन देखिए बिहार के विस्तृत है। तो बिहार किसमें विस्तृत है, कर्क रेखा में उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा तथा उत्तर दक्षिण में और विषुवतीय रेखा के दोनों में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का ए हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। अब बिहार की स्थिति क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही है, देखिए बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है। देश में झारखंड, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। फिर देखिए यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार के नेपाल के बीच सीमा रेखा को जाना जाता है, बिल्कुल सही, यानी ए और सी सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। आप सबको पता है बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। देखिए इसको याद करने का ध्यान रखिएगा, बिहार में टोटल जिला 38 है, 38 में 2 ऐड कर दीजिएगा तो 40 हो जाएगा, यानी लोकसभा की सीट में जाने के लिए 40 सीट रखी गई है बिहार से। अब बिहार में 2 सदात्मक प्रणाली है, एक बिहार विधान परिषद है, एक बिहार विधानसभा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन,
ये आपका देखिए जो आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो ध्यान देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साइंस के सेक्टर में आप बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मनुष्य के परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों के अध्ययन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो देखिए इसका 144 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हेलीमेंथोलॉजी। थोड़ा सा नाम अजीब सा रहता है, तो देखिए हेलीमेंथोलॉजी ही कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए में डुई कुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? तो देखिए डुई कुंडली का जो संरचना के जो खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बास्टन। इसका 145 का हो जाएगा ए, यानी कि बास्टन और किर्क थे। बास्टन और किर्क के द्वारा ही ये खोजा गया था। डीएनए का डुई कुंडली संरचना को खोजा गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा उदयग्रहित संग्रहित कर हिस्सा प्राप्त होता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूछा जा रहा था, अनुच्छेद की तरफ राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा उदयग्रहित किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 146 का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 270 के तहत कहा गया कि भारतीय संविधान के भारतीय 1970 के अनुच्छेद के तहत राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा उदग्रहित करित और संग्रहित करने का हिस्सा दिया जाता है। 147 का जो देखिए 147 में पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में केंद्र सहायता के अनुदान प्राप्त किया जाता है? तो देखिए केंद्र द्वारा राज्य में अनुदान दिया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? 147 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 275 अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में। अब देखिए बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया कि बिहार सरकार ने कब से बिक्री करों की जगह मूल्य वर्धित यानी कि वैट व्यवस्था अपनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 147 का जो सही आंसर है कि वैट प्रणाली बिहार कब अपनाई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी अप्रैल 2005 में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन 65 बीपीएससी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो आप सबको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री आने वाले जो जगह है वो बोधगया है। क्यों? कि बोधगया में ही आपको पता है गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था, तो इसीलिए ये जो उसके बाद ये बोधगया बन गया, और पीपल वृक्ष जो बोधि वृक्ष बन गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर यात्री कोई आते हैं 49 में, तो ये बोधगया में आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। बौद्ध बिहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आगे चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो देखिए बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, और यही नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त सेकंड के द्वारा बनाया गया था, और इसी विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे किताबें पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से शोध करने यहाँ पर आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहार में एक लौता, देखिए पहले 2 ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे, एक तक्षशिला और एक पटना में था नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, तक्षशिला अभी रावलपिंडी आपका ये पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है और आगे भी रहेगा, और इसी को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। तो आज जो मैंने आपको सारे के सारे जो बताया है, इस सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि 108 से जो मैंने आपको क्वेश्चन लगातार बताई आपको 150 तक, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए एग्जामिनेशन को लेकर। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा 67 बीपीएससी को लेकर, क्योंकि 67 बीपीएससी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। 5 नवंबर तक डेट रखी गई है। इसमें 25 सीट और ऐड कर दिए गए हैं, और टोटल अब 575 सीट पर वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग के लिए 575 सीट को बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, उसी के लिए फॉर्म फिलअप शुरू होगा। मैं कई बार आपको बोल रही हूँ कि फॉर्म फिलअप अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा सुधार करने के लिए। और जो 25 वैकेंसी आपको ऐड किया गया है उसको आप देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसको भेज दिया गया है। जितने भी अपडेट होते हैं बीपीएससी से मैं टेलीग्राम चैनल पे भेजते रहती हूँ, और कई ऐसे चीज़ है जो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, पीडीएफ वगैरह, ताकि आपकी हेल्प हो सके बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सारे अपडेट मैं उसी पर भेज रही हूँ। 25 जो ऐड किए गए हैं वैकेंसी, कहाँ किए गए हैं, कौन कौन से कास्ट में किए गए हैं, इस जनरल के लिए, ओबीसी के लिए है, महिला के लिए है, सब मैंने
उस पर भेज दिया, आप लोग उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एग्जाम पॉइंट की तरफ से प्रैक्टिस में बस इतना ही। फिर इसके नए सेट प्रैक्टिस के साथ, नए जोश के साथ और नए क्वेश्चन और नए फैक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।